अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बीएसएन सब कैसे हैं? ठीक हैं? हाउ आर यू क्लास? माय वॉइस इज क्लियर? इज माय वॉइस क्लियर? There are 14 students which are online. Okay. Acha, do you need the yesterday's lecture slides so that I may send you? Because as I told you that it can be it can be provided in your previous books, but if you don't have books, I can even send you the lecture slides as well. Okay, students, thank you. Please get online so that we may proceed. Today, we will also continue the yesterday's lecture, but the slides are definitely different. I will upload it soon. I'm going to upload it as well, but they are related to the previous yesterday's lecture because that is about the general chemistry and the few topics which we are going to discuss today. You might have be familiar with those topics, and they are from the basically general chemistry, but they are the basics of biochemistry. Basically, biochemistry cannot be based without the general chemistry. We all know that carbohydrates, proteins, lipids, they all are based on basically elements of the periodic table, and they all are made up of basically atoms, molecules, compounds. So biochemistry is based on, I must say that biochemistry is based on general chemistry. So just give me a few minutes so I may upload today's lecture. In the meanwhile, remaining students can get online. So how much students are online? 18 students. There are 18 students. I will take your attendance at the later stage. I'm fine. Thank you रोशना कंवल. Thank you हिरा जफर. तुम लोग सुनाओ सब कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ. फाइनली जो है जी क्लियर हो ही गया है कोरोना भी. Just wait, I'm uploading the basically lecture. प्लीज वेट, आई एम अपलोडिंग द लेक्चर. मीनवाइल अगर तुम लोगों के पास 9th की बुक या एफएससी वगैरह की किताब है ना, तो तुम लोग ओपन करो जब तक हमारा लेक्चर अपलोड होता है. ठीक है, अपनी एफएससी वगैरह की बुक. मैं भी वैसे 9th की बुक जो है ना, आई विल गो एंड चेक. जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स, 4-5 मिनट्स. ठीक है, मुझे दो तो मैं ना जरा चेक करूं, क्योंकि 9th की जो है ना उसमें काफ़ी चीज़ें थी जो कि हमें हेल्पफुल हो सकती हैं. तो मैं फिर उसी में से पेजेस तुम लोगों को दे दूंगी. जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स. ठीक है, आई एम कमिंग बैक. मीनवाइल लेक्चर भी अपलोड हो रहा है.
Gee, students, I'm back. Hello. Students, I'm back. And someone sent me something. Let me check. What is this? What you sent in the group? Let me. Okay. Just okay, Hira Zafar. Thank you. बेसिकली आई couldn't फाइंड द बुक ना, उसमें बहुत अच्छा था, बहुत इजी था, और जितना हमारे कोर्स में था ना वो सारी चीजें थी। अब ये कुछ चीजें तो मैंने तुम लोगों को बताई थी। मैटर हैज मास एंड टेक्स अप स्पेस, एटम्स आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, कैन नॉट बी सब डिवाइडेड बाय ऑर्डिनरी मीन्स, बट बाद में अच्छा 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री तुम लोगों ने सेंड किया, चलो हम थैंक यू, वो भी मैं डिस्कस कर लेती हूँ ना, वो भी इसके बाद हम वो भी कर लेते हैं। अच्छा किया है तुमने डिस्कस ये सेंड किया है ना, इसका मतलब है तुम लोगों के पास है 9th की बुक। है तो फिर बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो है ना वो तुम्हारे काम आएगा। मैं अभी इसको रीड आउट करती हूँ, जो चैप्टर तुम लोगों ने भी सेंड किया है, ठीक है, 9th वाला। सही 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 सही, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, यस, यही सब चीजें थी इसमें। बेसिक कंसेप्ट्स, मैटर क्या है, बिल्कुल, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर। मेरा तो ख्याल है कि ये तुम्हारे वाला जो तुमने सेंड किया है ना, वही हम कर लें, बिकॉज हमें जरूरत उसी की है। जी 9th क्लास का जो है ना चैप्टर नंबर 1 अच्छा सेंड किया है, मैं दोबारा ना वो अपलोड करती हूँ। यस, वेरी गुड, जिसने भी सेंड किया थैंक यू। क्योंकि ना इसमें तो मैंने ये किया था बेसिकली प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स वाला ना, बट मेरे ख्याल में वो 9th वाला चैप्टर ठीक है, तो आई विल सी कि हम इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं इस स्लाइड्स को। कोई शायद इसका तरीका हो कि अपनी जो मैंने अपलोड की है ना, एक सेकेंड। जी ठीक है। हम्म इस पे बहुत है, तो मतलब कि लिखा बहुत हुआ है बुक पे, बट ये है कि जो हमें ज़रूरत है ना जिसकी, जो मैं भी देख रही थी, हम उसी को कंटिन्यू करें, बजाय इसके कि इधर उधर हम ऐसे टाइम जाया करें। इट इज़ जस्ट अपलोडिंग, प्लीज़ वेट, इट इज़ जस्ट अपलोडिंग ना। इसमें डेफिनेशन से लेके वो जो है केमिस्ट्री की ब्रांचेस से लेके, ठीक है, ऑल द थिंग्स विच हैव बीन रिक्वायर्ड बेसिकली। जी जी रिमूव होगी, मैंने किया रिमूव बेसिकली ना। आजकल असल में जो है ना इसका कंट्रोल हमारे पास ही है, तो दैट्स व्हाई आई रिमूव बेसिकली। Exactly. This is basically first chapter of 9th class. इसमें आप देखो, the knowledge that provides the understanding of the science, the branch of science which deals with the composition and properties and reactions of matter is called as chemistry. Chemistry की definition से ही हम start करेंगे, ठीक है। तो chemistry is a very vast branch of science ना, which deals with the composition, structure, properties and reactions of matter is called as the केमिस्ट्री, एंड इट डील्स विद एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ ना। केमिस्ट्री तो बहुत बड़ी ब्रांच है, और केमिस्ट्री की ही एक छोटी सी ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री, जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने सिर्फ ब्रांचेस करनी है, हम बाकी चीजें नहीं पढ़ेंगे जल्दी जल्दी से, क्योंकि हमारा ये सिर्फ ओवरव्यू है। मैंने बताया कि पहले इसमें से आता था, और अब मर्जी है किसी भी एग्जामिनर की, बट दैट इज द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस।
अब chemistry is divided into following branches: physical chemistry, organic chemistry, inorganic, biochemistry, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल एंड एनालिटिकल। तो जो फिजिकल केमिस्ट्री है ना, तुम सबको ये नजर आ रहा है, सबके पास किताबें भी होंगी, वहां से भी कर सकते हो, नहीं तो ये भी ले सकते हो स्लाइड्स। फिजिकल केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द branch of the chemistry which deals with the relationship between the composition and physical properties of matter along with the changes in them। कुछ याद है कि नहीं सबका? जो फिजिकल केमिस्ट्री जाहिर है फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना जो मैटर की, सिंपल उसके साथ डील करते हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी डील्स विद द फिजिकल केमिस्ट्री डील्स विद द physical properties of the matter and the properties such as the structure of atom or the formation of the molecules, behavior of the gases, liquid, solid, ये सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, और जो हम डेफिनेशन की हद तक की रखेंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट नहीं है फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन और एंड देयर डेरिवेटिव्स, यानी कि हाइड्रोकार्बन्स की जो स्टडी है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है। और फार्मास्यूटिकली बड़ी इंपॉर्टेंट है इसकी, लेबोरेटरी स्केल पे जो कंपाउंड्स बनते हैं उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी सारे कंपाउंड्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसमें ज़्यादातर ग्लास, सेरामिक्स, मेटल्स, ये चीज़ें जो है ना इसमें सारी आ, ये सिर्फ रिवीजन है, मतलब दैट इज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस, अदरवाइज तुम सब ने किया हुआ है। और बायोकेमिस्ट्री जो कि हमारा सब्जेक्ट भी है, और ये सबको याद भी रहेगा कि बायोकेमिस्ट्री इज नॉट अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी but it is a branch of chemistry. So it is a branch of chemistry in which we study the structure, composition and chemical reactions of substances found in living organisms. It covers all the chemical processes taking place in living organism, such as synthesis and metabolism of biomolecules like carbohydrates, proteins, fats, and biochemistry emerge as a separate discipline when the scientists begin to study how living things obtain the energy from food and how the fundamental biological changes occur during a disease. Examples of applications of biochemistry are in the fields of medicine, food science, and agriculture. अब इसमें एक चीज यहाँ पे है कि अक्सर इस सवाल आ जाता है कि वाई बायोकेमिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट इन नर्सिंग। ये तुम लोगों ने अब ढूंढना है। नर्सिंग में क्या रोल है बायोकेमिस्ट्री का, वाई बायोकेमिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट इन नर्सिंग, ठीक है। तुम लोगों से रेलेवेंट जो सवाल है कि वाई बायोकेमिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट इन नर्सिंग, ये क्वेश्चन बहुत दफा एग्जाम में भी आया हुआ है, ठीक है, कि क्यों इम्पोर्टेंट है बायोकेमिस्ट्री जो ना नर्सिंग में। तो उसमें एक दो चीज़ें मैं तुम लोगों को ब्रीफ कर देती हूँ क्यों इम्पोर्टेंट है। बिकॉज तुम लोग देखो जितने लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह हैं, ठीक है, पहले तो बायोकेमिस्ट्री बेस ही बायोमॉलिक्यूल्स पे करती है, तो अगर हम बायोमॉलिक्यूल्स की स्टडी नहीं करेंगे तो हमें नहीं पता होगा। आप ग्लूकोज तुम लोग पढ़ते हो कि नर्सिंग में नर्सेस के लिए या हॉस्पिटल्स में बड़ा इंपॉर्टेंट है ग्लूकोज, बट हमें ग्लूकोज का या बायोमॉलिक्यूल्स इस तरह बाकी प्रोटीन्स वगैरह बड़े इंपॉर्टेंट हैं, कोलेस्ट्रॉल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये जितने बायोमॉलिक्यूल्स हैं अगर हम इनका स्ट्रक्चर, फंक्शन हम नहीं पढ़ेंगे जो कि हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो हमें तो पता ही नहीं होगा, एक्चुअल जो है हमारी लर्निंग ही नहीं होगी विदाउट बायोकेमिस्ट्री। इसी तरह से जितने लेबोरेटरी टेस्ट हैं ये बायोकेमिस्ट्री बेस होते हैं, ठीक है, एंजाइम बेस होते हैं, तो दैट इज ऑल्सो बायोकेमिस्ट्री। इसके अलावा जो मेडिसिन हैं, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री की मेडिसिन बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यही कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ये मेडिसिन भी बना रहे हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें जो है ना आपकी नॉलेज जो बेसिक है कंपाउंड्स की या एलिमेंट्स की, वो सारी आपको बायोकेमिस्ट्री से मिल रही है। प्लस जितने रिएक्शंस बॉडी में हो रहे हैं उनकी स्टडी बायोकेमिस्ट्री है। तो इवन यू आर नर्सिंग, आपने नर्सिंग है, आपको ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हो, बट अगर आप उसमें एज अ हेल्पिंग हैंड भी काम कर रहे हो तो यू शुड बी अवेयर
कि आपने अगर बीपी और शुगर लेवल भी चेक करना है तो उसके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज ब्लड प्रेशर, ठीक है, कौन सा फैक्टर है जो इसको रेस कर रहा है, और व्हाट इज ब्लड ग्लूकोज, कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको रेस कर रहे हैं, और ग्लूकोज इटसेल्फ क्या होता है, ठीक है। तो इस सारी नॉलेज के लिए बायोकेमिस्ट्री जो है ना एज अ बेस प्रोवाइड कर रहे हैं मेडिसिन में भी। फिर जैसे न्यूट्रिशन के लिहाज से बेसिक मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कितने देने हैं, मरीज को खाना क्या देना है, वो भी बेसिकली बायोकेम पे ही कर रहा है। तो ये जो है ना 2-3 नंबर का सवाल अक्सर आया हुआ है कि वाई बायोकेमिस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट या व्हाट इज द रोल ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन नर्सिंग, ठीक है। एंड दैट इज़ वेरी वास्ट, क्योंकि इसके बगैर बहुत मुश्किल है आपकी नर्सिंग अगर आपको बायोकेमिस्ट्री की नॉलेज ना हो। अब जी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री आ जाओ, it deals with the manufacture of chemical compounds, ठीक है, on a commercial scale is called as industrial chemistry। जाहिर है इंडस्ट्री के बगैर भी चीज़ें जो है ना वो नामुमकिन सी हैं, फर्टिलाइजर्स बन रहे हैं, टेक्सटाइल्स बन रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है, सारी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है। इनमें मेडिसिन बन रही हैं, फार्मास्यूटिकल भी इसमें आ जाएगा। न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज। ज़ाहिर है जितने हमारे पीरियोडिक टेबल में हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी हैं ना, आपको पता है यूरेनियम है, ठीक है। तो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं ज़ाहिर है उनकी जो स्टडी है या उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम स्टडी कर रहे हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। और ये मेडिकल ट्रीटमेंट में इसका बड़ा रोल है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री का भी। रेडियोथेरेपी वगैरह, जब हम ये अल्ट्रासाउंड्स और ये रेडिएशंस वाली जितनी थेरेपीज हैं, एमआरआई वगैरह में हम जाते हैं ना, वो सारी न्यूक्लियर केमिस्ट्री की ऊपर बेसिकली बेस कर रही हैं। तो केमिस्ट्री इज एवरीवेयर, आई विल से, मतलब केमिस्ट्री बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। Environmental chemistry is a branch of chemistry in which we study about the components of the environment and the effects of the human activities on the environment। इसमें ज़ाहिर है हम environmental effects जितने भी हैं जो पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, ये हम सारे स्टडी कर सकते हैं। इसमें बायोलॉजी भी आ जाएगा, जियोलॉजी भी, इकोलॉजी भी, सॉइल एंड वाटर भी। आजकल इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री भी काफ़ी बड़ी ब्रांच बन चुकी हुई है, ठीक है। लेकिन हमारी इसमें से सिर्फ बायोकेमिस्ट्री ही बेसिकली था, ये तो हम वैसे ही में रीड आउट कर जी क्लास, सॉरी इट वाज जस्ट आई थिंक कोई इंटरनेट का इशू था। फिर ये होता है कि डोर्स वगैरह भी क्लोज होते हैं, तो इसी की वजह से तो वो सिग्नल्स नहीं आते, वाईफाई मेरा ज़्यादा है।
दूसरे कमरे में है। एनीवेज, अच्छा जी, ये मैं तुम लोगों से बता रही थी कि जब आपके पास वाइवा होता है ना, ठीक है, बिकॉज कल भी जैसे वाइवा था मेरा, तो उसमें अक्सर एग्जामिनर्स दे टेक द लेक्चर, और ये जो है आपके टॉपिक्स, सिलेबस ओवरव्यू ना, यूएचएस का जो सिलेबस आया होता है, दे आस्क अस कि जी हमें दे दें, तो वो उनके सामने होता है, तो फिर वो कुछ भी पूछ सकते हैं उसमें से। इस वजह से हमने किसी भी चैप्टर को इग्नोर नहीं करना, ठीक है, ये नहीं समझना कि इंपॉर्टेंट है नहीं है। ओके, तो ये जी अब मैटर की हम डेफिनेशन कर रहे थे, ठीक है। In chemistry, we study the types of matter that can exist in any of the three physical states, solid, liquid, gas, और चौथी मैंने तुम लोगों को कल बताया था प्लाज्मा भी है, ठीक है। A piece of the matter in a pure form is called as substance. अब substance क्या है? लिखा हुआ है piece of matter in the pure form is called as substance. Every substance has a fixed composition and specific properties or characteristics, whereas impure matter is called as the mixture, which can be homogeneous or heterogeneous. अब उन्होंने ये कहा है कि जो प्योर मैटर होगा ना, वो उसको कहते हैं हम सब्सटेंस, लेकिन अगर जिसमें इम्प्योरिटीज भी आ जाए ना, उसको हम बेसिकली कह रहे हैं मिक्सचर, ठीक है, उसको हम कह रहे हैं मिक्सचर। और मिक्सचर दो तरह के होते हैं बेसिकली, ठीक है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है और दूसरा है बेसिकली हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में फर्क जो है ना, वो तुम सबको पता है कि जो जिस मिक्सचर में जो है ना वो होमोजीनियस मिक्सचर होगा कि जिसके जितने भी वो उसमें सब्सटेंसेस जो है ना वो अगर सेम है तो होमोजीनियस होगा, और अगर डिफरेंट जो है उसका एलिमेंट्स का मिक्सचर है तो दैट विल बी हेट्रोजीनियस। और होमोजीनियस हेट्रोजीनियस में तो एक ये भी है कि अगर जो है हम अगर आपका मिक्सचर बनाने के बाद यूनिफॉर्म फेज रहती है, यानी कि एक ही चीज आपको लगती है, ठीक है, दो तीन चीजें हमने पानी और चीनी का मिक्सर बना दिया, आप यूनिफॉर्म फेज ही रह रही है, ठीक है, वहां पे चीनी और पानी को ये लैदा नहीं आपको नजर आ रहा, ठीक है, तो वो होमोजीनियस होगा, यानी कि उसकी फेज एक हो, ठीक है। और हेट्रोजीनियस का मतलब ये है कि उसमें दो डिफरेंट फेजेस हो, यानी कि आप उसको फिजिकली भी और मतलब कि देख के भी आंखों से आइडेंटिफाई कर सको कि ये जो है ना दो तीन चीज़ों से मिलके बना है, तो इट विल बी हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। अगर तो यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म फेज है, ठीक है, व्हेन टू एलिमेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर एंड दे फॉर्म अ यूनिफॉर्म फेज, ठीक है, तो उसको हम कह रहे हैं होमोजीनियस मिक्सचर। और अगर उसकी फेज में ही यूनिफॉर्मिटी नहीं है, यानी कि जो है उसमें आपको पता चल रहा है कि दो डिफरेंट चीज़ें हैं, तो उसको हम फिर कह देंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का क्राइटेरिया है। अब तुम लोगों की कोई एग्जांपल्स हैं कि जिसमें होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस मिक्सचर का हो? कोई भी एग्जांपल जो तुम लोगों के ख्याल में होमोजीनियस मिक्सचर की हो और हेट्रोजीनियस की। होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर की कोई एग्जांपल यहाँ से देख के नहीं?
जी कोई भी एग्जांपल्स? एक सेकंड सर। सॉइल एंड रॉक इज हेट्रोजीनियस, बिल्कुल ठीक है। सॉइल हेट्रोजीनियस, मिक्सचर ऑफ वाटर विद मिल्क होमोजीनियस, बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें सॉल्ट सोल्यूशन होमोजीनियस निमरा। ठीक है, गुड गुड गुड, ठीक है। ये मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंसेस जो है ना, ये तो बहुत दफा आए हुए हैं। ये तो बहुत दफा आए हुए हैं कि मिक्सचर और कंपाउंड्स में जो डिफरेंसेस हैं, और होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में क्या डिफरेंट है, ठीक है। जी क्लास में नहीं आवाज आ रही तुम सबको? जी आइसक्रीम इज हेट्रोजीनियस, नहीं आइसक्रीम में भी देखो, आइसक्रीम में दो तरह की है। अगर जो है ना, एक तो एक ही फेज में होगी, तो फिर अगर जिसमें जैसे चॉकलेट कुकी चिप्स वगैरह डाले होते हैं, ये वो पता चल रहा है, फिर वो होगी हेट्रोजीनियस। अच्छा जी, सब्सटेंस हैज द फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का हम सबको पता है, ठीक है, कि वो क्या होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज कलर, स्मेल, टेस्ट, हार्डनेस, शेप, सोलबिलिटी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज ज़ाहिर है केमिकल रिएक्शन में की बेस में, जिसमें केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाए, वो होती है केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। डिपेंड अपॉन द केमिकल कंपोजिशन, व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगोज अ केमिकल चेंज, इट्स कंपोजिशन चेंजेस एंड अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ठीक है। डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर वगैरह, ठीक है। ये सारी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। अब सब्सटेंस की टाइप्स हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, और मिक्सचर की टाइप्स हैं होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब एलिमेंट क्या होता है, मैंने कल भी बताया था कि अब क्या लिखा हुआ है, इन द अर्ली एजेस ओनली 9 एलिमेंट्स थे, ठीक है। बट अब हमारे पास जो है ना, वो 118 एलिमेंट्स हैं। 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड, आउट ऑफ विच 92 आर नेचुरली अकरिंग, ठीक है। और बाकी जो है वो आर्टिफिशियली जो लैब में सिंथेसाइज होते हैं। तो टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में? 118 एलिमेंट्स, 118 elements. Modern definition of element is that it is a substance made up of same type of atoms having the same atomic number and cannot be decomposed into simple substances by the ordinary chemical means. It means each element is made up of unique type of atoms, ठीक है। हर एटम यूनिक टाइप ऑफ एटम से बना है, और हर सब्सटेंस में सेम एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है, और उसकी सिंपल केमिकल मीन से डिकम्पोजिशन नहीं हो सकती, क्योंकि एलिमेंट्स फर्दर तो नहीं ना डिकम्पोज हो सकते। अब नाइट्रोजन से कुछ और तो नहीं तुम लोग को बन सकता है, इसको तोड़ो, ऑक्सीजन को तोड़ो, हाइड्रोजन को तोड़ो। हाँ, कंपाउंड को अगर डिकम्पोज करो तो तुम लोग को एलिमेंट्स मिल जाते हैं। अगर एलिमेंट्स को डिकम्पोज करोगे तो फिर और कोई एलिमेंट नहीं मिलना, ठीक है। एलिमेंट्स अकर इन नेचर इन फ्री एंड कंबाइंड फॉर्म, ठीक है। ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिसकी उन्होंने परसेंटेज दी भी है, ठीक है। ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी परसेंटेज उसके नाम से लिख सकते हैं कौन सा अबंडेंट है बेसिकली।
कि एलिमेंट्स में हाइड्रोजन की क्या कंपोजिशन है, ऑक्सीजन की क्या है, नाइट्रोजन की क्या है। ये सब की जो है आर्गन की क्या है, मीन्स इससे अबंडेंट कौन सा है। देखो ऑक्सीजन है 86%, उसके बाद नाइट्रोजन है, ठीक है। हो सकता है सबसे अबंडेंट कौन सा है एलिमेंट है, ठीक है। ये उन्होंने मेजर एलिमेंट्स की दी हुई एनवायरनमेंट में जो भी या नेचुरली जो अक्रंस है बेसिकली अर्थ क्रस्ट पे। इसके अलावा जी हमारे पास हैं एलिमेंट्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन सॉलिड्स, जैसे कि सोडियम, कॉपर, जिंक है, ठीक है। दे देर आर वेरी फ्यू एलिमेंट्स विच अकर इन लिक्विड। लिक्विड स्टेट में एलिमेंट्स बहुत ही कम है, सिर्फ एक हीलियम है, ठीक है। और दूसरा कौन सा है जी, नहीं लिक्विड स्टेट में हमारे पास मर्करी और ब्रोमीन है, ठीक है। और गैसेस में तो हमें पता है ऑक्सीजन गैस है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। अब ये बहुत मतलब लोग अपनी बुक से कर लेना, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें जो है ना वो नज़र नहीं इतना ज़्यादा आ रही हैं। एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स, ठीक है, विच आर एब्रिविएशंस फॉर द नेम ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है। और हम सबको पता है कि एक सिंगल लेटर सिंबल है, और अगर टू लेटर सिंबल्स हैं, क्योंकि देखो अब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि कैल्शियम भी सी से शुरू हो रहा है, क्लोरीन भी हो रहा है, तो फिर हमें डबल उनको सिंबल्स देने पड़े, वरना सी सी कि कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कि कैल्शियम कौन सा है, कैसे इसको जज करेंगे, और क्लोरीन कौन सा है। तो उसके लिए हमने फिर टू लेटर सिंबल्स रखे, ठीक है। कैल्शियम के लिए सी ए, क्लोरीन के लिए सी एल। द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज वैलेंसी, ठीक है। वैलेंसी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, सिंबल्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। शॉर्टेस्ट वे टू रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स इज सिंबल्स, and they are designated with a single bold capital letter and sometimes with the two letters. तो वैलेंसी क्या है, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स। कौन सा एलिमेंट जो है कितने दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन कर सकता है, उसकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी या पावर ऑफ एलिमेंट टू कंबाइन विद अनदर एलिमेंट इज कॉल्ड एज इट्स वैलेंसी। ये सारी टर्मिनोलॉजीज जो है ना कार्बन के लिए बिल्कुल सी है, सिर्फ एक कैपिटल। ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, पहले तुम लोग जो है ना वो कर चुके हो सारी चीज़ें, लेकिन हम जो है ना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमने रिपीट करना है। एक इसके बाद हाँ जी वैलेंसी हमने कल भी किया था, ठीक है। इसके उन्होंने बॉन्ड वगैरह का दिया हुआ है मेरे ख्याल में। सिंपल कोवलेंट बॉन्ड वैलेंसी इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स व्हिच कंबाइन विद एटम ऑफ एलिमेंट ऑफ और द नंबर ऑफ बॉन्ड्स formed by one atom of element, for example the following bond। अब इसमें इन्हें लिखा हुआ है कि जैसे HCl है तो हाइड्रोजन की वैलेंसी जो है ना वो एक है, तो एक क्लोरीन के साथ वो कंबाइन कर रहा है। लेकिन जैसे ऑक्सीजन की टू है तो वो दो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर सकती है। नाइट्रोजन की थ्री है तो वो तीन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर सकती है। कार्बन की चार है तो वो चार हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर सकती है, ठीक है। तो जितनी किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी है ना, तो इस लिहाज से जो है ना वो कंबाइन कर सकता है, ठीक है। वो उसी तरह से कंबाइन करेगा, उससे ज़्यादा कंपाउंड्स के साथ कंबाइन जो है ना नहीं करेगा। ठीक है, तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द बेसिकली वैलेंसी, जिसकी बेस पे जो है ना एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं।
अच्छा जी, valency in the simple ionic compound, valency is the number of electrons gained or lost by the atom. Elements having the less than 4 electrons prefer to lose the electrons to complete their octet. अच्छा, ऑक्टेट और डुप्लेट वाली कहानी मेरे ख्याल में तुम लोग को पता होगी, ठीक है, कि हर एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए या तो अपना, जी जी बिल्कुल, 2 लेक्चर है, या तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ता है या डुप्लेट कंप्लीट करना पड़ता है ना स्टेबिलिटी के लिए। और ऑक्टेट और डुप्लेट से तुम लोग वाकिफ हो कि नहीं? ठीक है, कि अगर आपके एलिमेंट के एटमोस्ट शेल में जो है ना, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो तो उसको हम डुप्लेट कहते हैं, और अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्टेट कहते हैं। तो अगर जिस भी एलिमेंट का ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट होगा ना, बेसिकली वो बेसिकली स्टेबल होगा, ठीक है। तो और स्टेबिलिटी के लिए एलिमेंट्स अपना ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट करते हैं। तुम लोग इस रूल से वाकिफ हो? ऑक्टेट एंड डुप्लेट। नोबल गैसेस का कंप्लीट होता है और बाकी एलिमेंट्स को करना पड़ता है ना, वो इलेक्ट्रॉन या गेन कर लेते हैं या लूज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो उनके ऊपर जब इलेक्ट्रॉन गेन और लूज करते हैं तो उनके ऊपर चार्जेस आ जाते हैं, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जो गेन करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है बेसिकली, ठीक है। ये हमें जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमने बनानी है, लेकिन वो फिर क्लासेस में। अब ये वाला जो टेबल है ना, ये तुम सबने करना है, इसके बाद हम ब्रेक कर रहे हैं। ये सोडियम का सिंबल क्या है और उसकी वैलेंसी क्या है, ये देख लो। ये जिस चीज़ के पास किताबें हैं ना, या ये स्लाइड से अगर कर सकता है, क्योंकि इसमें तो ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन एक रो में सिंबल लिखा हुआ है, जैसे हाइड्रोजन का एच है, सोडियम का Na है, और आगे उसकी वैलेंसी लिखी हुई है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये टेबल तुम सबने करना है, ठीक है। इसका हम फिर टेस्ट भी करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो टेबल को तुम लोग देखो, और इसके बाद हम ब्रेक कर रहे हैं। ब्रेक के बाद कंपाउंड्स वगैरह पढ़ते हैं, बट टेबल मस्ट भी, मतलब डालना ये लाजमी तुम लोगों को करना है। ब्रेक है जी।
जी स्टूडेंट्स, हेलो, ऑलरेडी लेट। जी। अच्छा जी, ये टेबल तुम लोगों ने, इसमें सबके सिंबल्स ना, कार्बोनेट का क्या है, वैलेंसी क्या है, सल्फेट का क्या है, SO4-3, सल्फाइट SO3-2, ये बेसिक्स हैं। अब थोड़ी केमिस्ट्री तुम लोगों को आनी चाहिए, ठीक है। ये तुम लोगों का काम है। अभी तुम लोगों का काफी टाइम है, घर पे हो तो नेक्स्ट मंथ से पहले पहले ये अपना करो याद, ठीक है ना। और इनकी वैलेंसी कुछ की वेरिएबल भी है, ठीक है ना, यानी कि 1 से 2 में भी एग्जिस्ट करते हैं स्टेट्स में। जैसे आयरन के आगे 2-3 लिखा हुआ है ना, क्योंकि आयरन फेरस और फेरिक दोनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करती है। कॉपर भी क्यूपरस और क्यूपरिक में एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। इसी तरह फास्फोरस की भी 3-5। तो कुछ की मल्टीपल वेरिएबल वैलेंसीज भी कुछ की हैं, ठीक है। तो ये हमने लाजमी करना है, ठीक है। और इसके बाद जो है कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड मैंने पहले भी बताया था, इट इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, एलिमेंट्स lose their own properties and produce the new substances। ये भी एक फर्क है कंपाउंड और मिक्सचर में, कि जो एलिमेंट्स है ना वो अपनी प्रॉपर्टीज को लूज करके ना नए जो भी प्रोडक्ट बनती है ना उसकी प्रॉपर्टीज को ज्यूम कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि देखो कि सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड है, ठीक है ना, बड़ा कॉमन कंपाउंड है, टेबल सॉल्ट। सोडियम इज अ मेटल, सबको पता है, ठीक है ना। क्लोरीन इज अ गैस, ठीक है। सोडियम इज अ मेटल एंड क्लोरीन इज अ गैस। लेकिन देखो कि जब वो सोडियम क्लोराइड बन जाता है ना, तो दोनों अपनी प्रॉपर्टीज लूज कर देते हैं। सोडियम ना ही तो मेटल रहती है क्योंकि हम खा रहे हैं, ना ही तो वो धात रहती है, और क्लोरीन ना ही गैस रहती है, बल्कि वो एक एडिबल खाने वाली चीज बन जाती है जो कि डेली रूटीन में हम लोग यूज कर रहे हैं। तो जो है इसके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज देखो, और इसके जो है बेसिकली प्रोडक्ट्स की देखो, तो दोनों चेंज है। यानी कि जो कंपाउंड है वो अपने प्रोडक्ट बनने के बाद जो है ना अपने रिएक्टेंट्स की, यानी कि ओरिजिनल जो नेटिव स्टेट में होता है वो सारी प्रॉपर्टीज को लूज कर देता है, ठीक है। तो NaCl इसकी अच्छी एग्जांपल है। इसी तरह से हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन एक गैस है, बाद में वो एसिड बन जाता है, ठीक है। तो कंपाउंड में जो एलिमेंट्स है ना वो अपनी प्रॉपर्टीज को क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं, अपनी नेटिव जो प्रॉपर्टीज को। और मिक्सचर में ऐसा नहीं है। पानी और चीनी का मिक्सचर बनाओ तो पानी पानी रहता है, चीनी चीनी रहती है, दोनों का टेस्ट आ रहा होता है, अपनी प्रॉपर्टीज को वो लूज नहीं करते। दैट इज ऑल्सो अ डिफरेंस बिटवीन द केमिकल एंड कंपाउंड्स, ठीक है। और ये फिक्स्ड रेशियो हमेशा कंबाइन करते हैं। कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड एज आयनिक और कोवलेंट, ठीक है। आयनिक कंपाउंड भी हो सकते हैं जैसे NaCl, और कोवलेंट कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे वाटर है आपका, वो कोवलेंट कंपाउंड है, और जो NaCl है दैट इज द आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब ये जी आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। दीज कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला यूनिट्स। जो आयनिक कंपाउंड्स है ना, NaCl, पोटेशियम ब्रोमाइड, ये लिखा हुआ है कॉपर सल्फेट, जो आयनिक कंपाउंड्स है उनको हम फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो बाकी कंपाउंड्स होता है उनका केमिकल फार्मूला होता है या मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। तो आयनिक कंपाउंड्स के लिए हम स्पेशल फार्मूला यूनिट लिखते हैं। वैसे तुम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला या केमिकल फार्मूला भी लिख सकते हो जनरली, ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। when two or more than two elements or compounds mix up physically without any fixed ratio। अब देखो मिक्सचर में ये है डिफरेंस कि they mix up physically without any fixed ratio, they form the mixture। on mixing up, the component substances retain their own chemical identities and properties। कि मिक्सचर जो हैं वो अपनी केमिकल प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी को रिटेन करते हैं। मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू पेरेंट कंपाउंड्स बाय फिजिकल मेथड, यानी कि फिल्ट्रेशन से, डिस्टिलेशन से, एवेपोरेशन से हम मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं उसको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। लेकिन जो कंपाउंड्स के कंपोनेंट्स हैं ना उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। एंड मिक्सचर्स दैट हैव द यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट आर कॉल्ड एज होमोजीनियस, ठीक है। जिसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो वो उनको हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। जैसे कि एयर का मिक्सचर है, ठीक है। तो ये होमोजीनियस है ना, तो इस वजह से एयर में आप कितनी गैसेस हैं लेकिन आपको कोई लैदा कोई गैस तो फील नहीं ना होती, तो इसको हम होमोजीनियस कहेंगे। और जैसे तुम लोगों ने उसकी एग्जांपल मुझे दी थी, एयर, गैसोलीन, आइसक्रीम, ये होमोजीनियस मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस जैसे सॉइल, रॉक और वुड, ठीक है, उसमें पता चलता है कि डिफरेंट चीजों से सॉइल बनी हुई है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। और बाकी ये टेबल की फॉर्म में भी दिया हुआ है। इट इज फॉर्म्ड बाय केमिकल कंपोजिशन, मिक्सचर इज फॉर्म्ड बाय द सिंपल मिक्सिंग।
और कंपाउंड में जो है ना वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं, मिक्सचर्स में नहीं करते। मिक्सचर्स की कोई फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होती, बल्कि कंपाउंड्स की फिक्स कंपोजिशन होती है। कंपाउंड्स को हम फिजिकली फिल्ट्रेशन से वगैरह से हम सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन मिक्सचर को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। और कंपाउंड की कोई होमोजीनियस वो हेट्रोजीनियस नहीं होता, हमेशा होमोजीनियस ही होता है कंपाउंड। लेकिन जो मिक्सचर है वो होमोजीनियस भी होता है और हेट्रोजीनियस भी होता है। कंपाउंड्स के फिक्स मेल्टिंग पॉइंट्स हैं, लेकिन मिक्सचर्स के कोई फिक्स नहीं है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। जो और मिक्सचर की तुम लोग जो है ना वो कंपोजिशन भी फिक्स नहीं है, यानी कि 5%, 10% कोई भी तुम लोग वेरी कर सकते हो। मिक्सचर्स की जो कंपोजिशन है ना उसको तुम लोग खुद भी चेंज कर सकते हो, लेकिन कंपाउंड्स की जो एक दफा सेट टू बी है, यानी कि जो वाटर है उसने हमेशा H2O ही रहना है। अपनी मर्जी नहीं तुम लोग कर सकते, उसके 2 मॉलिक्यूल डाल दें, उसके 4 डाल दें, उसके इस तरह से 6 डाल दें, ठीक है। तो इसलिए जो है ना ये है डिफरेंस कंपाउंड और मिक्सचर में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, ये तो था जी डिफरेंसेस। इसके बाद हमारे पास है atomic number, ठीक है, and mass number. Atomic number of an element is equal to the number of protons present in the nucleus of an atom. It is represented by Z. As all atoms use the same number of protons, they have the same atoms number। अच्छा जी, इसमें यह है कि एटॉमिक नंबर हमें पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने भी किसी एटम के न्यूक्लियस में होंगे ना, किसी एलिमेंट के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो होता है उसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम प्लस कर दें तो वो क्या होता है, mass number। The number of protons and neutrons present in the nucleus of an atom is called as mass number। और mass number को हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं A से, और एटॉमिक नंबर को हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं Z से, ये याद रखना, ठीक है। एटॉमिक नंबर को हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं Z से, और mass नंबर को हम बेसिकली करते हैं A से। इसके अलावा जी ईच प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैज, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एटम हैज 1 प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अच्छा जी, ठीक है। आप ये टेबल में तुम लोग देखो, ज्यादा समझ टेबल से आएगी। जैसे हाइड्रोजन है उसमें 1 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन कोई नहीं, तो उसका जो है ना एटॉमिक नंबर भी 1 है और मास नंबर भी 1 है। कार्बन में 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 न्यूट्रॉन्स हैं, तो इट्स एटॉमिक नंबर इज 6 एंड इट्स मास नंबर इज 12, बिकॉज मास नंबर इज द एडिशन ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दोनों को हम प्लस कर देंगे, ठीक है। और रफली मैंने पहले भी बताया था जो मास नंबर है दैट इज ऑलमोस्ट डबल देन द एटॉमिक नंबर, तुम लोग खुद भी देख सकते हो, ठीक है ना। जैसे कार्बन का मास नंबर 12 है और एटॉमिक नंबर 6 है, नाइट्रोजन का मास नंबर 14 है और एटॉमिक नंबर 7 है, ऑक्सीजन का मास नंबर 16 है और एटॉमिक नंबर 8 है, इसी तरह से फ्लोरीन का 19 और 9। तो नॉर्मली जो है ना इट इज अबाउट द हाफ, ठीक है ना। ये 23 है जैसे सोडियम का, और एटॉमिक नंबर 11 है, ठीक है। तो ये हमने जितने तुमने लिखे हुए ना इस टाइम, इनके एटॉमिक नंबर और मास नंबर याद होने चाहिए, क्योंकि बहुत शुरू में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आती रही है, और वो हम सिर्फ तभी बना सकते हैं जब हमें इनके एटॉमिक नंबर पता हो। तो ये जो कॉमन एलिमेंट्स है ना, जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, इनके सिंबल्स भी पता होने चाहिए, इनकी वैलेंसीज भी पता होने चाहिए, इनके एटॉमिक नंबर भी, इनके मास नंबर भी, ठीक है। तो ऑल दीज थिंग्स आर बेसिक्स ऑफ द केमिस्ट्री, कुछ इसमें नई वाली कहानी नहीं है। यू हैव ऑलरेडी डन इन योर प्रीवियस क्लासेस। ये तो मेरे ख्याल में सबकी टिप्स पे होगी, या सिर्फ एक दफ़ा हमें रिवाइज करने की ज़रूरत है, मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा, ठीक है। तो इसका तो हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरे ख्याल में जैसे ही क्लासेस विल रिज्यूम, तो सबसे पहले जो है ना इसी चैप्टर का मेरे ख्याल में टेस्ट रखते हैं। बहुत ईजी है, और ये मैं हमेशा इसलिए एंड पे रखती हूँ क्योंकि इसकी टेंशन नहीं होती।
बिकॉज आई नो कि स्टूडेंट्स जो है ना ये कर लेंगे एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर, बट अगेन आई एम टेलिंग कि जो सबसे इम्पोर्टेंट फोकस है ना वो तुम लोग का बायोकेमिस्ट्री के टॉपिक्स और स्पेशली मेटाबॉलिज्म दीज डेज। अभी भी जो एग्जाम्स हुए हैं पोस्ट आर वगैरह के ड्यू टू कोविड-19, उन्होंने किसी एग्जामिनर को मेरे ख्याल में वो बाहर से पेपर नहीं बनवाए, यूनिवर्सिटी के अपने ही जो नर्सिंग के टीचर्स हैं लेक्चरर्स हैं उनसे बनवाए हैं, तो दे वर टफ। ठीक है ना, क्योंकि यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड तो थोड़ा सा हाई होता है ना, उसमें तो आप देखो जैसे बायोकेमिस्ट्री जा रहा है, कोई ना कोई डॉक्टर ही पढ़ा रहा होगा, माइक्रोबायोलॉजी डॉक्टर ही पढ़ा रहा होगा, एनाटॉमी फिजियोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर्स ही, हेल्थ साइंसेज वाले ही पढ़ा रहे होंगे ना, तो उन्होंने एग्जामिनेशन जो है काफ़ी टफ कंडक्ट की है। तो उसमें ये है कि हम लोग अब मेरा नहीं ख्याल कि फिर वो इतनी इजी इजी चीज़ें कि एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, मैटर क्या देते हैं, but as far as the MCQs are concerned, as far as the viva is concerned, या इवन पेपर इज concerned, क्योंकि पहला ही चैप्टर ये है तुम लोगों के पेपर का उसका सिलेबस का ना, अगर हम आउटलाइन जब वो किसी एग्जामिनर को देते हैं तो पहला चैप्टर जिस पे नज़र पड़ती है वो यही है, तो इट माइट बी पॉसिबल कि वो इस चैप्टर में से भी कुछ दे सकें, और बहुत पहले तो वो पूरा पेपर ही इन्हीं चैप्टरों से बनता रहे। ठीक है, तो इस वजह से हम इसे स्किप नहीं करेंगे। तो आई विल रिकमेंड ये हम लाजमी जो है ना, एक तो टेबल जो सिंबल और वैलेंसीज वाला हम करेंगे, एक ये करेंगे, बाकी ये जो मेरे ख्याल में इस तरह के क्वेश्चंस काम नहीं आते हैं, जैसे कि एग्जांपल्स दी हुई हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द एटम हैविंग, ये वाले जो न्यूमेरिकल्स वाला है ना वो वाली कहानी इसमें नहीं। यूनिट AMU, ये मैंने तुम लोगों को कल भी बताया था कि एटॉमिक मास जो था ना वो एलिमेंट्स का जो इतना काम था कि उन्होंने फिर जो है ना एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए ना एक रेफरेंस रख दिया, और जो रेफरेंस रखा गया ना दैट वाज कार्बन। ठीक है, कार्बन 12 वाज टेकन एज द रेफरेंस टू गेट द एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, AMU से हम इसको रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, तो दैट वाज टेकन एज ए बेसिकली रेफरेंस। ये हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, लेकिन अभी हम ये AMU तो आज करेंगे। किधर गया AMU? यस दिस इज, जो कि बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, बट the relative atomic mass of an element is the average mass of the atoms of that element as compared to 1/12th the mass of an atom of carbon 12 isotope. An element having the different mass number but the same atomic number. Isotope की definition ये तो लिखी हुई है ना. Based on carbon 12, the mass of an atom of carbon is 12 units and 1/12 and it comes to be 1. अच्छा जी, सिंपल ये है, डेफिनेशन इसकी याद होनी चाहिए कि रिलेटिव एटॉमिक मास जो है दैट इज द एवरेज मास ऑफ द एटम ऑफ एलिमेंट एज कम्पेयर टू 1/12 ऑफ द कार्बन। बस ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, और समझाने के लिए ये कि मैंने पहले बताया था कि एटम्स के मासेस बड़े कम थे, तो इस वजह से उन्होंने उसके लिए जो है ना एक रेफरेंस स्टैंडर्ड ले लिया। कार्बन 12 का जो मास था ना उसका 1/12 एक जिस होता है 12वां हिस्सा जो है ना कार्बन का जो एटॉमिक मास था उसका 1/12 जो है ना एज अ रेफरेंस लिया कि ये जो है ना 1 ग्राम या जो भी आपका A1 AMU है ना, 1 ग्राम भी इसको कह सकते हो, जो मास है ना वो इसके बराबर है, और इसको एक फिर वैल्यू दे दी गई जो कैलकुलेशंस के बाद ही डेफिनेटली दी गई होगी, और एटॉमिक मासेस की यूनिट जो है वो ग्राम्स में ही है। ठीक है, तो 1 ग्राम किसी भी एलिमेंट का जो है ना वो है 1.672 इंटू 10⁻²⁻24 ग्राम्स। ठीक है, तो कार्बन से इसको हमने कंपेयर किया गया, रिलेटिव दे दिया गया। आप तुम लोग अगर देखो कि 1 AMU ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, 1 ग्राम हाइड्रोजन का कितना है, उसका वेट कितना है, तो जो वेट होगा वो होगा 1.672 इंटू 10⁻²⁻24। ठीक है, और जिसमें फिर इस तरह से इन्होंने जो है ना वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के भी जो है ना वो मैसेज फिर इसी तरह से डिस्कवर किए गए कि जो प्रोटॉन का है मैस 1, जिसको हम 1 AMU कहते हैं, उसका मतलब ये है 1.67 - 24। इसी तरह से न्यूट्रॉन का भी यही है 1 AMU। सिर्फ जो है ना इसमें इलेक्ट्रॉन का जो है ना मैस वो डिफरेंट है, वो है 9.1 इंटू 10। ये MCQs के लिए है, अगर तीनों की वैल्यूज तुम लोग, दो की तो सेम है 1.67 इंटू 10⁻²⁻24, तीसरे की लास्ट वाले की तुम लोग याद रख सकते हो। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट टाइम। और मीन वाला आई एम टेकिंग योर अटेंडेंस में 36 रजिस्टर्ड में से 29 लाइव इस टाइम आ रहे हैं मेरे पास, तो बाकी भी लाइव हो जो, ताकि अटेंडेंस एक ही दफ़ा तुम लोगों की रिकॉर्ड हो जाए। ठीक है ना,
क्योंकि मैं स्क्रीनशॉट लेना होता है, फिर वो रह जाती है। तो जी इनमें जो चीज़ें नहीं समझ आए तुम लोग नेक्स्ट टाइम पूछ सकते हो, बाकी घर में इसको स्टडी करो। 29 मुझे नज़र आ रहे हैं स्टूडेंट्स, 36 रजिस्टर्ड हैं। तो वेयर आर द बेसिकली रिमेनिंग स्टूडेंट्स? ठीक है, रिमेनिंग स्टूडेंट्स भी जो है ना वो ज़रा लाइव हो जाएं। जो नज़र आ रहे हैं ना मुझे प्रेजेंट है, वो नज़र आ रहे हैं, वो प्रेजेंट नहीं भी लिखेंगे ना तो उनकी अटेंडेंस हो जाएगी। लेकिन अभी भी आप 30 हो गए हैं, ठीक है। मैं ये कह रही हूँ जो लाइव नहीं थे वो लाइव आ जाते ताकि अटेंडेंस हो जाए। देयर आर 30 आउट ऑफ 36 रजिस्टर्ड। बाकी आई एम ऑनलाइन, तुम लोग पूछ सकते हो जो पूछना है, निशा और अदीना। और कोई भी तुम लोग के क्वेश्चंस हैं यू कैन सिंपली आस्क, ठीक है क्लास। ये वही चीज़ें हैं जो हमने पहले भी की हुई हैं, लेकिन जाहिर है इट हैज़ बिन 2 years, तो रिवीजन की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। बल्कि ये तो 9th में से है तो ज़्यादा जो है ना ज़रूरत पड़ सकती है।
जी क्लास के क्वेश्चन है, तुम लोग पूछ सकते हो। अटेंडेंस तुम लोग की हो गई है, ठीक है। ओके फाइन, निम्रा महरीन की मैं लिख देती हूँ, निम्रा महरीन। ओके फाइन, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट वीक होती है मुलाकात है इंशाल्लाह ना, तब तक तुम लोग स्टडी करो ये सारा। ओके।